नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए प्रवासी लेखकों की कहानियों की श्रृंखला में अन्नदा पाटनी जी की लिखी हुई कहानी संजीवनी। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। किसी तरह भागते दौड़ते नीता बस स्टैंड पर पहुंची तो देखा स्पेशल बस निकल गई थी। अब लाइन में धक्का मुक्की और बस में बैठने को जगह भी नहीं मिलने वाली। वही हुआ, जैसे ही बस आई लाइन तोड़कर सब ताबड़तोड़ घुसने के चक्कर में थे। उसने तो ट्राई भी नहीं किया, पर लोगों की धक्का मुक्की ने ढकेलते ढकेलते उसे बस के अंदर पहुंचा ही दिया। पैरों में बहुत दर्द था, पर बैठने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी। इसके बाद भी कौन सा चैन था। आगे बस से उतरकर ऑटो रिक्शा करके कॉलेज पहुंचना था। ऑटो मिल गया पर खटारा था। एक साइकिल वाले को ओवरटेक करने के चक्कर में मोड़ पर उलट गया। लोग जमा हो गए। नीता को घुटने और पीठ में चोट आई थी। लोगों ने बहुत कहा अस्पताल पहुंचा देते हैं, पर नीता नहीं मानी। अस्पताल का बिल कौन चुकाएगा? वैसे ही मुफलिसी चल रही थी। कॉलेज के फर्स्ट एड में पट्टी करवा लेगी, कम से कम पैसे तो नहीं लगेंगे। अपने पति को भी फ़ोन नहीं किया, बिना बात के घबरा जाते, फालतू में पैसे और टिक जाते। शाम को कॉलेज में पढ़ाकर थकी मांदी घर पहुंची तो कोई एक प्याला चाय पिलाने वाला भी नहीं था। एक्सीडेंट के कारण पूरे शरीर में बहुत दर्द था। उसकी रुलाई फूट गई। अच्छी खासी घर में थी। एक दिन अमन ने आकर कहा, भाई एक मुश्किल आ गई है। सरकार का नोटिस आ गया है कि खाली ज़मीन पर कुछ निर्माण करना पड़ेगा, नहीं तो ज़मीन जब्त कर लेंगे। कैसे बनाएंगे? घर बनाने को पैसे कहाँ से आएंगे? वो उस घड़ी को कोसने लगा जब उसके मना करने के बाद भी उसके दोस्त रंजन ने नीता के नाम से ज़मीन खरीद ली थी। अब भुगतो बैठ के। बेटी के कॉलेज की फ़ीस, बेटा इंजीनियरिंग के बाद आके विदेश पढ़ने जाना चाहता था, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। नीता क्या करती? आखिर बड़ी हुज्जत और मशक्क़त के बाद उसे कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। अच्छा हुआ कि उसने हिंदी में एमए करने की हिम्मत जुटा ली थी। उसे याद आया कि पहले वो चाहती तो भी बचत कर ही नहीं सकती थी। कैसे करती? प्रेम विवाह था तो पियर से संबंध टूट गए। ससुराल में भी नाराज़गी थी। विवाह के बाद जब वो घर में आई तो नमन के माता पिता तथा 4 भाई साथ रह रहे थे। 2 कमरे वाले घर में इतने लोग बड़ी मुश्किल से रह पा रहे थे। पूरा खर्चा नमन को ही उठाना पड़ रहा था। भाई खुद ही सेटल नहीं हुए थे तो आर्थिक मदद क्या खाक करते। ये सब हालात देखकर नमन ने नीता को पास के एक स्कूल में टीचर की नौकरी दिलवा दी। बेचारी जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाती। कितनी बार ऐसा हुआ कि उसे समय नहीं मिलता और वो भूखी ही स्कूल चली जाती। घर लौटती तो उसके खाने के लिए कभी सब्जी नहीं बचती तो कभी एक आध रोटी ही बचती। बेचारी मन मार कर रह जाती। ऊपर से रोज़ सास के ताने सुनती कि मैडम को सच संवर का बाहर घूमने का अच्छा बहाना मिल गया है। हमें घुमाने की किसको पड़ी है? हम तो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई खाने को पूछने वाला नहीं है। अपने आप खाओ, कच्चा पक्का चाहे जैसा भी बना हो। नमन सब समझता था, पर नीता का पक्ष भी नहीं ले पाता था। कितनी बार उसे बीबी के गुलाम की संज्ञा मिल चुकी थी, ऊपर से रोना धोना अलग। जब एक भाई की शादी तय हुई तो नमन ने एक घर किराए पर लेने को कहा। नमन की माँ ने उसके लिए भी नीता को जली कटी सुनाई कि ये सब उसकी चाल है, वो परिवार को तोड़ने का काम कर रही है। नीता बेचारी लिहाज कर हमेशा की तरह चुपचाप ये सब सुनती और अकेले में रो लेती। वो नमन के सामने आंसू बहाकर उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। आखिर भगवान ने उसकी सुन ली। परिवार के सब सदस्य धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब उसके सामने दोनों बच्चों का भविष्य बनाने का सपना था। वो स्कूल में अभी भी पढ़ा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि नमन की तनख्वाह में घर का काम नहीं चल सकता था। किसी तरह घर चला रही थी। रितिका की फ्रॉक और रोहन की कमीज़ें, बनियाइन, जांघिए सब घर पर सिलती थी। नमन अपनी हीन भावना के कारण ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी नौकरी से घर चल रहा है। बात बात में ताने भी मारता, बड़ी तोप नौकरी है, 4 पैसे की है जिस पर इतना गुमान कर रही है। बेचारी मन मार कर रह जाती। दिन रात खटने के बाद इतनी कड़वी बातें सुनना। किसी तरह रोते पीटते दिन निकल रहे थे, तभी नमन को पीलिया हो गया। शुरू में नमन ने परवाह नहीं की। जब शरीर पीला पड़ने लगा, यहाँ तक कि बिस्तर भी, तब डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उसने बताया कि पीलिया बिगड़ गया है और जान को खतरा है।
नीता के पैरों से ज़मीन खिसक गई। इलाज के पैसे कहाँ से लाए? उसके पास माँ की दी हुई सोने की कुछ चीज़ें थीं। बच्चों के स्कूल जाने के बहाने एक ज्वेलरी स्टोर में जाकर वो अपनी एक अंगूठी बेच आई। आने में देर हो गई। बच्चे उसके पहुंचने से पहले घर पहुंच गए तो नमन का माथा ठनका। उठने की शक्ति तो थी नहीं। लेटे लेटे उसे गालियां देने लगा और उसके चरित्र पर लांछन लगाते हुए बच्चों के सामने न जाने क्या क्या बकने लगा। नीता रोती रही पर कुछ बोली नहीं। उचित इलाज से नमन की तबीयत संभलने लगी। कुछ न कर पाने की अपनी लाचारी पर उसे नीता पर ताने कसने से न जाने कैसा संतोष मिलता। शायद उसकी पुरुष सत्ता इससे शांत होती थी। नीता भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। उसने समझ लिया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो बीए बीएड तो थी ही। उसने चुपचाप एमए करने का फैसला किया। माँ से मिली ज्वेलरी बेचकर आर्थिक अभाव की पूर्ति कर रही थी। मंगलसूत्र को बचा कर रख रही थी ताकि नमन के शक की सुई को रोक सके। दिन भर जानवर की तरह स्कूल और घर के काम में जुटी रहती। रात को सबके सोने के बाद चुपचाप एक कोने में पढ़ाई करती। कुछ दिन बाद नमन स्वस्थ हो गया और काम पर जाने लगा। एक दिन घंटी बजने पर उसने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी ने उसे एक लिफाफा थमाया। उसमें कुछ रुपए थे। वो समझ नहीं पाया कि इतने रुपए कहाँ से आए। तभी उस आदमी ने कहा कि मैडम जो गले की चेन दे गई थी, मालिक ने उसकी कीमत लगाकर पैसे भेजे हैं। नमन सकते में आ गया। अरे, तो नीता जेवर बेचकर घर चला रही थी और वो उसके चरित्र पर शक करता रहा। उसका मन शर्मिंदगी से भर उठा। नीता किचन में काम कर रही थी। नमन ने उसे पीछे से जाकर अपनी बाहों में घेर लिया। नीता हैरान थी कि आज अचानक इतना प्रेम क्यों। नमन ने वो लिफाफा नीता को दिखाया और प्यार से कहा, ये रहा तुम्हारा चरित्र सर्टिफिकेट। मैं न जाने क्या समझता रहा। मुझे माफ़ कर दो। अब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नौकरी में तरक्की मिल गई है और तनख्वाह भी 1.5 हो गई है। नीता को लगा कि यही सही समय है कि वो नमन को एमए करने के बारे में बता दे। नमन सुनकर खुश हो गया। नीता ने प्रथम श्रेणी पाई जिससे उसे कॉलेज में नौकरी मिल गई। बेटे का इंजीनियरिंग में 3रा वर्ष था। बेटी रितिका भी अगले साल बीए कर ही लेगी। उसकी आगे पढ़ने की इच्छा नहीं है तो वो अच्छा वर और घर देखकर उसके हाथ पीले कर देगी। दहेज के लोभी घर में वो किसी भी हालत में बेटी को नहीं ब्याहेगी। यह भी संकल्प कर चुकी है कि वो बेटे रोहन के विवाह में एक पैसा तक नहीं मांगेगी। उसने राहत की सांस ली और भगवान को धन्यवाद दिया कि उसके जीवन की गाड़ी को पटरी पर ला दिया। सबसे बड़ा सुख ये था कि नमन उसके साथ था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने का एक बड़ा नुकसान था। यहाँ नुमाइश, शादी ब्याह या समारोह हों तो मेहमान जब तब टपक पड़ते थे। छोटा घर, कोई नौकर नहीं, मेहमानों के रहने खाने पीने की व्यवस्था करो। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो नमन के लिए खाना मेज पर लगाकर सीढ़ियाँ उतर रही थी कि मेहमान नीचे ही मिल गए। बेचारी को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ता, नहीं तो खाना कौन खिलाता। दोबारा खाना बनाना पड़ता। एक जने के खाने में 4 जनों का कैसे पुरता। बार बार 3 मंजिल चढ़ते उतरते बेचारी नीता अधमरी सी हो जाती। घुटनों में बेहद दर्द रहता। कितनी बार मन में आया कि नौकरी छोड़ दे, पर नौकरी छोड़ दे तो घर कैसे चलेगा। इसी बीच घर बनाने का जो भार आया, उसके लिए उन दोनों की तनख्वाह और बैंक से लोन लेने से कुछ काम बना। नमन ने कुछ मित्रों से भी कर्ज लिया, पर इस शर्त पर कि वो ब्याज नहीं देगा। एक बार पैसे का इंतज़ाम होते ही घर का काम जोर शोर से शुरू हो गया। नमन कहाँ तो अपने दोस्त रंजन को कोस रहा था, अब उसका बहुत आभार मान रहा है कि उसके मना करने के बावजूद उसने 150 रुपये में यह ज़मीन नीता के नाम से खरीद ली थी। पैसे भी उसने दिए थे क्योंकि नमन की स्थिति तो बहुत ख़राब चल रही थी। रंजन ही दलाल के द्वारा ज़मीन के आगे की खरीद फरोख्त करवा रहा था। जैसे ही नमन की हालत सुधरी, उसने रंजन का पूरा हिसाब चुकता कर दिया। कुछ साल बाद रंजन का देहांत हो गया। अगर वो होता तो उसे मकान बनाने की जरा भी चिंता नहीं करनी पड़ती। समय कितनी जल्दी करवट बदलता है। साल भर में मकान बन गया और किराए पर भी उठ गया। रोहन ने अब अपनी फरमाइश रखी कि उसे मोटरसाइकिल चाहिए। नीता ने समझाया कि अभी पैसे नहीं हैं तो चिढ़कर बोला, घर बनवाने और अपने शौक़ पूरा करने के लिए पैसे की कमी नहीं है। नीता तो रोहन की इस बात से हक्की बक्की रह गई। नमन अपने कमरे से बाहर आकर गुस्से से चिल्लाया, अंधे हो, दिखाई नहीं देता कि कितने मुश्किल से पैसे का जुगाड़ हुआ है। तुम्हारी पढ़ाई में कितना खर्चा हुआ पता भी है। रोहन तुनक कर बोला, क्या एहसान किया है। अगर मैं नहीं पढ़ता और फेल हो जाता तो आप क्या कर लेते। और बच्चे पैदा किए हैं तो आपको पूरी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। वाह बेटे वाह,
दाद देता हूँ तुम्हारी सोच को। हमारा किया धरा सब मिट्टी में मिला दिया। रोहन मुंह बनाकर घर से बाहर निकल गया। नीता की आंखों में आंसू आ गए। नमन ने उसे गले से लगाकर सांत्वना दी। नीता सोचने को मजबूर हो गई, उसने क्या नहीं किया और किस किस के लिए नहीं किया। पियर में सबसे छोटी होने के नाते सबकी लाडली रही, पढ़ाई में अच्छी थी। नमन उसके पिताजी के पास वकालत की ट्रेनिंग लेने आता था। उनके कहने पर नीता को कभी कभी पढ़ने में हेल्प कर देता था। वहीं वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। दोनों परिवार की रजामंदी के बिना उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। नीता के धैर्य और त्याग की परीक्षा तो तभी से शुरू हो गई। सास ससुर देवर ननद सबके लिए किया, फिर भी गालियां खाईं। पति भी उसका पक्ष नहीं ले पाया। बाद में आर्थिक और शारीरिक अस्वस्थता के कारण हीन भावना से ग्रसित होकर उसे प्रताड़ित करता रहा और अपने पुरुषत्व की आत्मतुष्टि करता रहा। उसकी जगह कोई और होता तो आत्महत्या कर लेता, पर वो हिम्मत नहीं हारी। पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो राह पर आ गया। बच्चों का भविष्य बनाने की खातिर वो कितनी भी बेइज्जती और भला बुरा सहने को तैयार थी। वही बच्चे आज उसकी कुर्बानी का ये सिला दे रहे हैं। बेटी रीतिका तो गऊ है, उससे कोई शिकायत नहीं है, पर रोहन ने आज उसे और नमन को बहुत आहत किया है। शारीरिक और मानसिक थकान से नीता को हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसे रोगों ने घेर लिया। खाना बनाकर और घर बाहर करते उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी। पानी की किल्लत भी बहुत थी। ऊपरी मंजिल होने से पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता था, पर मजाल है कि रोहन नीचे से बाल्टियां भरकर पानी ले आए। बेचारी नीता माहवारी के समय में इतनी भारी भारी बाल्टियां उठाकर लाई तो ब्लीडिंग बहुत हो गई। वैसे भी मेनोपॉज के कारण पीरियड्स अनियमित तो हो ही रहे थे। डॉक्टर ने यूट्रस निकलवाने की सलाह दी थी, तब उसे ऑपरेशन करवाना ही पड़ा। नौकरी करते करते इन सब परेशानियों से उसको घबराहट होने लगती थी। बेचारी एक टांग पर नाचती रहती, कोई रास्ता भी तो नहीं था। अब थोड़ी राहत मिली है। रीतिका बीए पास हो गई है। उसके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, वो नगर सेठ का बेटा था। उसे रीतिका बहुत पसंद थी, पर अपने लिए नहीं बल्कि अपने बड़े भाई के लिए। उसके कहने पर माँ बाप नमन और नीता से बात करने आए। नमन ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि वो दहेज लेने देने के पक्ष में नहीं है। उन लोगों को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं था। वे बोले, भगवान की दया से हमारे यहाँ सब कुछ है। विवाह भी हम सादगी से करेंगे। सुबह रजिस्टर्ड मैरिज व शाम को रिसेप्शन, वो भी हमारी तरफ से। आप लंच खिला दीजिएगा। नीता और नमन ने सोचा भी ना था कि रीतिका का ब्याह इतने आराम से संपन्न हो जाएगा। रिसेप्शन तो शानदार था ही, उन्होंने भी लंच में कोई कोर कसर नहीं रखी थी। दोनों परिवार खुश थे। उधर रोहन ने इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास की। जीआरई और टोफेल में भी अच्छे अंक मिलने के कारण बाहर की कई यूनिवर्सिटियों में उसने अप्लाई किया। 3 में उसे एडमिशन मिल गया। सबने सलाह कर उसे न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस में एमएस करना तय किया। उसे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी, तो फीस की भी चिंता नहीं करनी थी। 2 महीने बाद उसे जाना था। नीता को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सब काम सुचारू रूप से कैसे हो रहे हैं। अब तक एक बार भी वो चैन से नहीं बैठ सकी थी। दोनों बच्चे जीवन में सेटल हो जाएं तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, यही उसका ध्येय था। यद्यपि रोहन को आर्थिक मदद करनी पड़ेगी, उसके जाने की टिकट और वहाँ के लिए हाथ में कुछ देना तो पड़ेगा ही। खैर, इंतज़ाम तो करना ही होगा। दिन निकलते गए और वो दिन भी आ गया जब रोहन को जाना था। रीतिका यहीं आ गई थी और उसने पैकिंग करने में रोहन की बहुत मदद की। सबके आंखों में आंसू थे। रोहन भी भावुक हो रहा था। नीता को लगा कि वो जाते जाते अवश्य ही आभार प्रकट करेगा और श्रेय भी देगा कि हमने उसके लिए किया। पर आजकल के नौजवानों की तरह वो भी यही समझने लगा है कि माता पिता जो करते हैं वो उनका कर्तव्य है और उसमें उनका स्वार्थ भी है। सोचते हैं कि बुढ़ापे में यही बच्चे योग्य बनकर संभालेंगे उनको। कोई बात नहीं। नीता ने खूब आशीर्वाद और मंगल कामनाएं देकर रोहन को विदा किया। रीतिका एक दिन रहकर अपने घर चली गई। नीता और नमन अपने अपने काम पर व्यस्त हो गए। दिनचर्या पहले की तरह चलने लगी। समय बीतते देर नहीं लगी। रोहन का अंतिम सेमेस्टर था। 6 महीने बाद वापस आ जाएगा। एक सहपाठिन के प्रति उसका झुकाव है। दिल्ली की ही रहने वाली है। थैंक गॉड विदेशी पसंद नहीं की। दोनों साथ साथ ही वापस आएंगे, तब शादी के बारे में सोचेंगे। नीता और नमन इसके लिए तैयार थे। वैसे भी बच्चों को उनके हाँ या ना की क्या परवाह, अपने फैसले खुद ही ले लेते हैं। लद गए वे ज़माने जब शादी ब्याह के रिश्ते घर के बड़े तय किया करते थे।
6 महीने भी निकल गए। रोहन आया, 2 दिन बाद श्रुति को मिलाने लाया। देखने में प्यारी लगी, बातचीत में भी सभ्य लगी। दोनों परिवारों में इस रिश्ते के बारे में चर्चा हुई। दोनों ही तरफ से कोई लेन देन का चक्कर नहीं था। महीने भर बाद की विवाह की तिथि तय हो गई ताकि दोनों पक्ष को तैयारी का समय मिल जाए। विवाह के लिए हॉल बुक हुआ। रिसेप्शन लड़की वालों के जान पहचान वालों के फार्म हाउस पर था। नीता ने सोचा नहीं था उससे अधिक अच्छी तरह से विवाह संपन्न हो गया, सादगी और शानो शौकत से। घर में मेहमान थे, अतः रोहन ने होटल बुक करा लिया था। वो और श्रुति 2 दिन वहीं रहे। रोहन ने बताया कि उन दोनों को विदेश में ही नौकरी मिल गई है, उन्हें 1 महीने में ज्वाइन करना है। भागा दौड़ी में समय निकल गया। नीता और नमन को श्रुति को जानने का अवसर तो नहीं मिला, पर मन पर अच्छी छाप पड़ी। उनको भारी मन से रवाना कर जब नीता बैठी तो घर में सूनापन काटने को दौड़ रहा था। उसने नमन से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लंबी यात्रा कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हों। यात्रा में जो अनगिनत कष्ट सहे वे अब बेमानी लग रहे हैं। नमन बोला, तुम कष्टों को भूल गई होगी, पर मैं नहीं भूला हूँ कि वर्किंग वुमेन होना तुम्हारी चॉइस नहीं थी, पर घर की दीवारों को ढह जाने से बचाने के लिए तुमने ये प्रोफेशन चुना। मैं तो गवाह हूँ और अपराधी भी। नीता बोली, अब ये सब गिनाकर मुझे छोटा मत करो। अब हम मुक्त हैं। मुझे कॉलेज में 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, तब तक घर का कर्जा पूरा चुक जाएगा। नमन ने राहत की लंबी सांस ली। नीता का शरीर अब कमज़ोर होने लगा था। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ अपना असर दिखा रहे थे, पर वो कॉलेज नहीं छोड़ सकती थी। बुढ़ापे के लिए भी तो सोचना है, पैसा बहुत ज़रूरी है। दोनों में से कोई तो पहले जाएगा, तब ये पैसा ही काम आएगा। लगता है पहला नंबर उसका ही आएगा। नमन तो एकदम स्वस्थ है। पर यह क्या, नमन का नंबर पहले आ गया। उसे दिल का ज़बरदस्त दौरा पड़ा और हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसकी यह लीला समाप्त हो गई। सब इतना अचानक हो गया। दीपिका तो रात को ही आ गई थी। रोहन सूचना मिलते ही रवाना हो गया। श्रुति का अमेरिका में रहना बहुत ज़रूरी था। तीसरे दिन उठावनी कर दी गई। 12वीं करके रोहन जाने लगा। उससे पहले नीता के पास आकर बोला, माँ, अब आपको हम यहाँ अकेली नहीं रहने देंगे। आप मेरे पास आकर अमेरिका रहेंगी। नीता इसके लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं अकेली बिल्कुल नहीं हूँ। दीपिका है मेरा ख्याल रखने को, मेरी नौकरी भी है। ये सब कहकर मुझे कमज़ोर मत करो। अच्छा, कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां जब हों तो एक बार मेरे पास आकर तो देखो, मैं टिकट भेजूंगा। श्रुति तुम्हें दादी बनाने वाली है, तो तुम्हें बच्चे को संभालने तो आना ही पड़ेगा। नीता ने सुना तो उछल पड़ी। अब तो वो ना भी नहीं कर सकी। जून के दूसरे हफ्ते में वो अमेरिका पहुंच गई। घर बड़ा बढ़िया था। सब चाय पीने बैठे तो नीता की नज़र टेबल पर पड़े रोहन के खुले पर्स पर पड़ी, जिसमें से दुनिया भर के क्रेडिट और डेबिट कार्ड झांक रहे थे। नीता का मन हुआ कि कहे कि देखो, ये इतना बड़ा घर और पर्स में लदे कार्ड सब पापा की और मेरी मेहनत का परिणाम ही तो हैं, पर चुप लगा गई। एक बार वो बेइज्जती कर ही चुका है, अब बहू के सामने कुछ उल्टा पुल्टा न कह दे। 2 दिन बाद ही श्रुति ने बेटे को जन्म दिया। नीता ने सारा कामकाज अपने ऊपर ले लिया। काम से वो घबराती नहीं है। इतने दिन उसने यही तो किया है। मजाल है एक दिन भी कभी उसे रिलैक्स करने का समय मिला हो। नौकरी और घर में ही शंटिंग करती रही। अब भी उसे ये सोचकर सुख मिल रहा है कि वो अपने बच्चों के तो काम आई। एक बात ज़रूर है कि यहाँ मन नहीं लगता। 2 महीने में श्रुति बच्चा संभालने के लायक तैयार हो गई। नीता का वापस दिल्ली जाने का समय भी आ गया। तब एक दिन रोहन और श्रुति ने उसे अपने कमरे में बुलाया। नीता को आराम से बिठाकर रोहन बोला, मम्मी, कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या पापा कोई वसीयत लिख कर गए हैं? नीता को हंसी आ गई। वसीयत? वसीयत वे लिखते हैं जिनके पास धन होता है, प्रॉपर्टी होती है। पापा के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, तो वसीयत किस बात की लिख कर जाते? तब रोहन बोला, देखो मम्मी, प्रैक्टिकल होना चाहिए। बाद में विवाद ना हो, इसके लिए हर कोई वसीयत लिख कर जाता है। आपको भी लिख देनी चाहिए। नीता बोली, मेरे पास कौन सी जायदाद है जो मैं वसीयत लिखूं? रोहन ने कहा, क्यों, घर है तो, और कॉलेज की तनख्वाह? नीता ने कहा, हाँ, घर है, पर वो मेरे रहने के लिए है, और तनख्वाह में कुछ अपने खाने पीने और ज़रूरतें पूरी करने के लिए रखती हूँ। बाकी घर का कर्जा उतारने में जाती है। अगले साल पूरा उतर जाएगा। रोहन बोला, तो घर वसीयत में मेरे नाम लिख दो। वैसे भी तो भारतीय कायदे के अनुसार बेटे को ही सब मिलता है। नीता बोली, ये किसने कहा? कौन से ज़माने की बात कर रहे हो? समय और कानून बदल गया है। अब बेटियों को भी बराबर का हिस्सा मिलने लगा है।
रोहन तुनक कर बोला। तो रीतिका के पास तो एक नहीं कई घर हैं, उसे क्यों दोगी? नीता बोली, माँ के लिए बेटा बेटी सब बच्चे बराबर हैं, मैं दोनों के साथ न्याय करूँगी। दूसरे तुम यहाँ रहते हो, दिल्ली का घर कैसे संभाल पाओगे? ऐसा नहीं है, मकान तो तुम मेरे नाम ही करोगी, रीतिका को कैश वगैरह दे देना, रोहन तेजी से बोला। नीता ने कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। अच्छा हुआ वो टॉपिक यहीं रुक गया। वैसे भी नीता के कान में नमन की बात गूंज रही थी कि सुनो सबकी पर करो अपने मन की। हाँ, वो वही करेगी। नीता का मन भारी हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। घर पर आंख गड़ाए बैठा है, पर एक बार उससे ये तक नहीं कहा गया कि घर का बचा कर्जा मैं चुका दूंगा। रीतिका के पति उमेश तो चुपचाप एक बार 6 महीने का कर्जा भर आए थे और किसी भी कीमत पर पैसे वापस लेने को तैयार नहीं हुए। नीता दिल्ली लौटी एक ज़बरदस्त संकल्प लेकर। पूरे जीवन सबकी सुनती रही और सबके मन की करती रही। अब वो अपनी ही सुनेगी और अपने मन की ही करेगी। 2 दिन तो थकान और जेट लैग के कारण उसे नींद ही आती रही। अच्छी तरह से आराम करने के बाद ताजगी आई। फिर रोहन की बातें दिमाग में घूमने लगीं। उसने रीतिका और उमेश को घर बुलाया। रीतिका थोड़ी घबराई कि न जाने क्या बात है। नीता ने उन्हें बताया कि रोहन चाह रहा है कि वो घर उसके नाम कर दे, जबकि वो चाहती है कि घर रीतिका के पास रहे। वो चाहता है कि घर बेचकर पूरा पैसा उसको दे दें और अमेरिका उसके पास आकर रहने लगे। वो नहीं चाहता कि रीतिका को उसमें से आधा दिया जाए। इस पर रीतिका ने तपाक से कहा, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। भगवान की दया से मेरे पास 3 घर हैं। आपने इतने कष्ट उठाकर एक एक पाई जोड़कर एक घर बनाया है। किसी भी हालत में यह आप नहीं बेचेंगी और इसी में अपनी ज़िंदगी आराम से बसर करेंगी। अमेरिका जाकर उसके पास रहने का तो सोचना भी मत। नीता बोली, तो फिर मैं एक वसीयत लिखकर रख रही हूँ। मेरे जाने के बाद मेरा वकील तुम्हें और रोहन को पढ़कर सुना देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग उसका पालन अवश्य करोगे। रीतिका और उमेश उसे तसल्ली देकर चले गए। अगले दिन नमन के एक वकील दोस्त को बुलाकर नीता ने अपनी वसीयत लिखाई, जो इस प्रकार थी। मैं अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ कि इस घर पर केवल मेरा अधिकार है। मेरे देहांत के बाद इसे बेचकर जो धनराशि प्राप्त होगी उसका एक ट्रस्ट नित नेह न्यास के नाम से बनाया जाए, जो उन महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक सहायता पहुँचाएगा जो अपनी घरेलू और आर्थिक समस्याओं के कारण अपना कैरियर बनाने में असमर्थ हों। इसके 4 ट्रस्टी होंगे, रीतिका, उमेश, रोहन और श्रुति। दूसरी कोई भी बची धनराशि मेरी सेविका मनीषा को दे दी जाए, जो अपना कैरियर बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। जाने कितने वर्षों से अध्यापन को अपना कैरियर बनाकर सबका आर्थिक भार उठाकर भी नीता को श्रेय नहीं मिला। उल्टे जली कटी सुनते हुए उसका दम घुटता रहा, मन दुखता रहा, शरीर थकता रहा। आज इस वसीयत ने जैसे उसके लिए लाइफ सेवर का काम किया है। बहुत बड़ी दुविधा से उसे उबार लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ जैसे उसमें नई स्फूर्ति और ताजगी भर गई हो। वो बहुत खुश थी कि उसने अपने दिल की बात सुनी। नमन का मुस्कुराता चेहरा भी उसकी आंखों के सामने आ गया। नीता को लगा जैसे ये वसीयत नहीं, संजीवनी हो, जिसने उसे पिछले सभी तरह के दबावों से मुक्ति दिलवा दी थी और वो खुली हवा में सांस ले पा रही थी। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी साहित्यकार अन्नदा पाटनी की लिखी हुई कहानी संजीवनी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।